हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। तो आज के इस वीडियो में हम टॉप 20 लेटेस्ट इंटरनेशनल न्यूज जो कि आपके अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है और हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंफॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। तो मूविंग अहेड, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर छाया हुआ था इस महीने के स्टार्टिंग में वो ये था कि टर्की ने ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था स्वीडन और फिनलैंड के नाटो के मेंबरशिप के लिए। हम सभी बेहतर जानते हैं कि टर्की इकलौता ऐसा कंट्री था जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन अब जो कि फिनलैंड और स्वीडन दोनों ने ही डिस्कशंस किए हुए थे रिसेप तय्यिप एर्दोगन जी के साथ। तो वहां पर कहीं ना कहीं एक डील जो है वो इन तीनों के बीच बात की गई थी, एग्रीमेंट हुआ था, एंड थ्रू दैट टर्की हैज गिवन अ ग्रीन सिग्नल फॉर स्वीडन एंड फिनलैंड membership of NATO. And moving ahead, next most important thing to have happened is ईरान ने ब्रिक्स ग्रुप ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज को मेंबरशिप के लिए जो है वो अप्लाई किया हुआ है। हम सभी को भी पता है कि ब्रिक्स जो है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल माने जा रहे हैं एज ऑफ नाउ। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का जो एक कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं द नेक्स्ट बेस्ट इकोनॉमिक ग्रुपिंग भी की तरह भी माना जा रहा है। तो ईरान ने भी इंटरेस्ट दिखाया हुआ है कि वो इस ग्रुपिंग का वो मेंबर बनना चाहता है, और ईरान के पास जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट गैस का रिजर्व है, हम सभी इसके साथ बेहतर जानते हैं। तो थोड़ा बहुत वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इसकी पड़ती नहीं है, लेकिन इंडिया के साथ ईरान के बहुत ही अच्छे टाइज रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रशिया ने भी इन्फॉर्म किया हुआ था कि अर्जेंटीना ने भी इंटरेस्ट दिखाया हुआ है कि वो भी इस ग्रुपिंग को ज्वाइन करना चाहता है। एंड मूविंग अहेड, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर को साइन किए हुए पूरे 20 इयर्स हुए हैं। तो दे रिसेंटली सेलिब्रेटेड 20th एनिवर्सरी। तो वहां पर इंडिया के एम्बेसडर टू चाइना प्रदीप कुमार रावत जी ने मीटिंग अटेंड की हुई थी शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और उन्होंने यही कहा कि बहुत ही प्रोएक्टिवली हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो कि इंडिया भी शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ही मेंबर है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और अपडेट भी दिया गया था कि अभी आने वाले साल के लिए 2023 के लिए, यानी कि 2022 सितंबर से 2023 सितंबर तक इंडिया जो है वो एससीओ की प्रेसिडेंसी संभालेगा। अभी आने वाले महीने सितंबर में उज्बेकिस्तान समरखंड का समिट होने वाला है एससीओ का। तो वहां पर समरखंड जो है या फिर उज्बेकिस्तान होस्ट है एज ऑफ नाउ, तो वो इंडिया को प्रेसिडेंटशिप दे देगा। सो दिस इज नेक्स्ट मोस्ट थिंग इंपॉर्टेंट टू हैव हैपेंड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये भी रिसेंटली बहुत ही छाया हुआ था। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया सिंस जून 2018, और रिसेंटली कई न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स में भी छापा गया था कि मोस्टली पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट में से निकाल दिया जा सकता है। और रिसेंटली एफएटीएफ ने एक नए प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट किया हुआ है। मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है एफएटीएफ के ऊपर कि मेंबर्स किस तरीके से यहाँ पर होते हैं, कौन कौन चेयरमैन यहाँ पर रह चुके हैं, काम ये क्या करता है, प्लीनरी सेशंस क्या है, एक बार आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर एफएटीएफ के नए प्रेसिडेंट की तरह टी राजा कुमार साहब को जो है वो यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। तो सिंगापुर से वो बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर इफेक्टिवली उन्होंने यही कहा कि मैं ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग मेजर्स वगैरह के लिए काम करूंगा, और एसेट रिकवरी के लिए वगैरह के लिए दूसरे इनिशिएटिव्स के लिए भी मैं काम करूंगा। दिस इज व्हाट ही हैज सेड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी जैसे कि हमने देखा कि टर्की ने ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था नेटो के मेंबरशिप के लिए फॉर स्वीडन एंड फिनलैंड। तो थ्रू दिस सक्सेसफुली स्वीडन और फिनलैंड ने अपना सबसे पहला स्टेप नेटो की मेंबरशिप का, दैट इज एक्सेशन प्रोटोकॉल जो है उसे साइन किए हुए हैं। तो दोनों कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, फिनिश फॉरेन मिनिस्टर पेक्का हावित्सो और स्वीडिश फॉरेन मिनिस्टर एन लिंगडे दोनों ही प्रेजेंट थे, और जेन्स स्टोल्टनबर्ग भी यहाँ पर थे जो कि नेटो के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो उन तीनों ने मिलकर जो है ये एक्सेशन प्रोटोकॉल साइन किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी मेंबरशिप इन्हें दी गई है। अभी इन 30 कंट्रीज का जो मेंबर है नेटो का, उन सभी के साथ इंडिविजुअली भी स्वीडन और फिनलैंड को यहाँ पर नेगोशिएशंस करने पड़ेंगे, तो बाद उसके ही मेंबरशिप मिलेगी। लेकिन एज ऑफ नाउ स्टार्ट हो चुका है रेटिफिकेशन के बाद, यानी कि इस रेटिफिकेशन प्रोसेस के बाद पूरा मेंबरशिप का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने भी यही कहा कि जितना जल्दी हो सके हम उतनी जल्दी प्रोसेस को, गाइडलाइंस को ईज कर रहे हैं, ताकि आसानी से स्वीडन और फिनलैंड जल्द से जल्द नेटो का मेंबरशिप बन सके। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट जारी की हुई थी। हम सभी को भी पता है कि श्रीलंका में बहुत बुरी तरीके से क्राइसिस थे। राजा बगोटाबा राजपक्सा जी खुद श्रीलंका छोड़ के भाग गए हुए थे, और बाद में इलेक्शंस हुए थे पार्लियामेंट के। तो वहां पर स्पेसिफिकली रानिल विक्रमसिंघे जी को एज नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका जो वो इलेक्ट किया गया है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यही कहा कि लगभग 6.26 मिलियन पीपल जो श्रीलंका में है वो फूड सिक्योर माने जा रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने
जो कि यूएन की ही खुद एक एजेंसी है, उन्होंने ये भी कहा कि 3 मिलियन पीपल को हम इमरजेंसी फूड, न्यूट्रिशन और स्कूल मील्स वगैरह दिसंबर तक प्रोवाइड करने का टारगेट हम रख रहे हैं। दिस इज व्हाट इट हैज बीन सेड। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इज 10th वर्ल्ड पीस फोरम भी इसी महीने में रखा गया था। ब्रिक्स कोऑपरेशन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस भी रखा गया था एज पार्ट ऑफ 10th वर्ल्ड पीस फोरम, जो कि बीजिंग में हो रहा था। शिंगवा यूनिवर्सिटी के एसोसिएशन के साथ ये रखा जा रहा था। तो वहां पर भी इंडिया के एम्बेसडर टू चाइना जो कि पी के रावत साहब है, वहां पर गए हुए थे और उन्होंने यही कहा कि ब्रिक्स जो है वो किसी को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ब्रिक्स किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन का रिप्लेसमेंट नहीं है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉम्प्लीमेंटरी है। हम ऑलरेडी जो कुछ भी इंपॉर्टेंट से जो रीजनल ग्रुपिंग्स वगैरह चल रहे हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फर्म, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वगैरह, जो कुछ भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ काम कर रहे हैं जरूर, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये उन्हें ऐड करने की कोशिश करते हैं, ना कि उनका रिप्लेसमेंट बनने की। तो यहाँ पर उसके रिलेटेड आश्वासन जो है वो दिया गया था। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वालों ने दरअसल एक ट्वीट किया हुआ था और उन्होंने ये कहा कि इंडिया को जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कमिटी का मेंबर बना दिया गया है, दैट इज यूनेस्को पैनल ऑन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। देखिए, टेंजिबल यानी कि जो दिखता है, इंटेंजिबल यानी कि जो दिखता नहीं है। अगर आपको याद हो तो रिसेंटली कपल ऑफ मंथ्स बैक हमने देखा कि दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिस्ट का हिस्सा बनाया गया है। तो दुर्गा पूजा एक्चुअली बिकेम द फर्स्ट सच टू बी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम एंटायर एशिया। तो पूरे एशिया से पहला ऐसा फेस्टिवल बना था वो। सो इंटरगवर्नमेंटल कमिटी ऑफ यूनेस्को 2003 कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जिसे आईसीएच कमिटी भी कहा जाता है, तो उसके लिए 2022 से 2026 के साइकिल के लिए इंडिया को एज ए मेंबर सेलेक्ट किया गया है। ऑलरेडी इंडिया ने 2 बार 2 टर्म्स इसके कंप्लीट किए हुए हैं। एक बार 2006 से 2010 तक रहा है और दूसरी बार 2014 से 2018 तक वो ऑलरेडी इस पैनल का मेंबर रह चुका है। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इज इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन वालों ने फील्ड्स मेडल 2022 अनाउंस किया हुआ था। हर 4 साल में एक बार इसे दिया जाता है, बहुत ही प्रेस्टिजियस ये अवार्ड माना जाता है और खासकर मैथमेटिशियंस को ही अवार्ड दिया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट सा यहाँ पर इम्पोर्टेंट सी चीज जो याद रखनी है वो ये कि अंडर द एज ऑफ 40 ही होने चाहिए। जो कुछ भी यहाँ पर मैथमेटिशियंस जिन्होंने जबरदस्त सा योगदान दिया हुआ है, उन सभी को चाहिए कि वो कंपलसरीली 40 के एज के अंडर ही हो। तो इसे दरअसल नोबेल प्राइज भी कहा जाता है मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पर यूक्रेनियन मैथमेटिशियन मरीना विजोवास्का को यहाँ पर दिया गया, इमेज यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और भी 3 लोगों को ये अवार्ड दिया गया था। फ्रांस के ह्यूगो ड्यूमिनिल कोपिन को, यूएस बेस्ड ज्यून ह्यू और ब्रिटेन के जेम्स मैनार्ड को, इन चारों को मिलाकर हेलसिंकी फिनलैंड में इसका अवार्ड यानी कि फील्ड्स मेडल 2022 दिया गया था। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, यूएन वालों ने एक रिपोर्ट रिलीज की हुई थी अर्थ इन 2023 के नाम से, यानी कि अर्थ के पॉपुलेशन का एक ओवरव्यू उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ था। तो खासकर यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक और सोशल अफेयर्स जो कि पॉपुलेशन डिवीजन है, तो उन्होंने ये ग्लोबल पॉपुलेशन को प्रोजेक्ट किया हुआ है कि लगभग नवंबर 15 2022 इसी साल 8 बिलियन का आंकड़ा हम क्रॉस कर सकते हैं। 800 करोड़ का पॉपुलेशन हमारे दुनिया का हो जाएगा। दिस इज व्हाट इट सेड। एंड इजिली इंडिया जो है वो चाइना को अब सरपास करेगा एज मोस्ट पॉपुलस नेशन बहुत ही जल्द। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आंकड़े ये भी कहते हैं कि ये सबसे स्लोएस्ट पेस है हमारा सिंस 1950। वर्ल्ड का जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सबसे कम इसी टाइम फ्रेम में हो रहा है। तो प्रोजेक्शंस और भी दिए गए थे कि 2030 8.5 बिलियन क्रॉस होंगे हम, 2050 तक 9.7 बिलियन क्रॉस होंगे और 2080 तक हम 10.4 बिलियन का पॉपुलेशन भी हम क्रॉस करेंगे। और ये भी कहा गया कि ज्यादातर पॉपुलेशन की डेंसिटी जो कॉन्सेंट्रेट होगी वो इन्हीं 8 कंट्रीज में होगी। एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपाइंस और तंजानिया। और विंबलडन चैंपियनशिप भी इसी महीने चला हुआ था और खत्म भी हुआ था। तो वुमेन सिंगल्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिना रेबकीना जो कि कजाकिस्तान की थी, उन्हें जो है ये अवार्ड मिला। इनके टूर्नामेंट वो जीती हुई थी एंड और ये उनका पहला इस तरीके का एक टाइटल था, मेडन टाइटल था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेंस सिंगल्स में सर्बिया के जो स्टार हैं टेनिस के, नोवाक जोकोविच, तो उन्हें ये अवार्ड दिया गया। तो दिस इज एक्चुअली रिकॉर्ड 7th विंबलडन टाइटल जो वो जीत रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जोकोविच के जिंदगी के जो करियर में ये 25th का ग्रैंड स्लैम टाइटल है इन ओवरऑल करियर बेस्ट।
आगे बढ़ने से पहले एक और बार मैं आपको याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में, और आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशंस भी देखने को मिलेंगे, मंथली पैकेजेस भी हैं और ईयरली एक्सेस के पैकेजेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की भी जरूरत हो, चाहे वो कॉन्फ्रेंस हो, मेडिकल हो, लाइव क्लासेस, सक्सेस स्टोरीज, पर्सनल गाइडेंस और एसएसबी के ट्रेंड्स भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो देरी किस बात की, जल्द से जल्द आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। And moving at next most important update in international level was James Webb Space Telescope। अगर आपको याद हो तो पिछले साल दिसंबर के महीने में हमने इस वर्ल्ड के पावरफुल टेलीस्कोप को लॉन्च किया हुआ था। इससे पहले हबल टेलीस्कोप हुआ करता था, लेकिन अब उससे भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल जेम्स वेब का ये टेलीस्कोप है। तो नासा वालों ने इसे लॉन्च किया हुआ था, तो वो गया स्पेस में और स्पेस में उसने हमारे गैलेक्सीज के फोटोज वापस भेजे हुए। यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही कलरफुल और बहुत ही हाई डेफिनेशन के साथ यूनिवर्स के पिक्चर्स उसने भेजे हुए हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। तो 13 बिलियन ईयर्स के पहले किस तरीके से हमारे गैलेक्सीज से अनफोल्ड हुए, थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज एज ऑफ नो किस तरीके से एक्सपैंड होते जा रहे हैं, अर्ली यूनिवर्स किस तरीके से लुक दिख रहा था, उन सभी के बारे में इन इमेजेस को शेयर किया गया है। और भी ज्यादा हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड इमेजेस ये भेजने वाला है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वालों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी रिपोर्ट रिलीज की हुई थी, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। तो आउट ऑफ 146 कंट्रीज इंडिया को इस बार 135 का रैंक दिया गया है, और स्कोर में भी थोड़ा बहुत इंडिया ने अपलिफ्टमेंट किया हुआ है, डेवलपमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले साल सिर्फ 0.625 था हमारा, इस साल 0.629, थोड़ी बहुत 0.04 की बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है, लेकिन इट इज एक्चुअली 7th हाईएस्ट स्कोर इन लास्ट 16 ईयर्स। और पिछले साल हमारा रैंक थोड़ा बहुत अच्छा नहीं था, आउट ऑफ 156 कंट्रीज वी वर रैंकिंग 140। And apart from that, Iceland, Finland, Norway, New Zealand और Sweden have topped the list, और अफगानिस्तान आखिर में आया हुआ था, that is 146th नेशन रैंक। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो दिखाता है कि कंट्रीज में जेंडर पैरिटी किस तरीके से है, यानी कि मेन और वुमेन के बीच का जो फासला है वो कितना ज्यादा है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, पार्टिसिपेशन वुमेन को किस तरीके से मिल रहे हैं व्हेन कंपेयर्ड विद मेन, एजुकेशनल अटेनमेंट उनका किस तरीके से व्हेन वी कंपेयर विद मेन, हेल्थ और सर्वाइवल किस तरीके से हो रहा है, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वुमेन का स्पेसिफिक कंट्री में किस तरीके से हो रहा है व्हेन कंपेयर्ड विद मेन। तो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज किया जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, पहला इनॉग्रल I2U2 का मीटिंग भी कंक्लूड हुई थी, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। दरअसल इसे वेस्ट एशिया का क्वाड भी कहा जा रहा था। मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ इसके ऊपर, मैं आपसे रेकमेंड करूंगा स्ट्रांगली कि आप जाकर उस वीडियो को देखें, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये समिट है क्या, ये ग्रुपिंग किस लिए बनाई गई थी। तो पहले इस तरीके का समिट जुलाई के महीने में हुआ, और वहां पर एक्सपेक्ट तो कर रहे थे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के डिफेंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन डिफेंस के बारे में कुछ बात नहीं हुई। ज्यादातर फूड सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी पर भी यहाँ पर बात हुई, और खासकर यहाँ पर लीडर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वर्चुअली, तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को किस तरीके से हम उसका कैपिटल और एक्सपर्टाइज को मोबिलाइज कर सकते हैं, कंट्रीज के बीच खासकर मिडिल ईस्ट रीजन में हम कनेक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया। और यूएई ने प्रॉमिस किया कि $2 बिलियन वो इन्वेस्ट करेगा इंडिया में इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स बनाने के लिए, और ये खासकर स्टेट ऑफ द आर्ट क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज के द्वारा बनाए जाएंगे। और इंडिया ने भी रेसिप्रोकेट किया कि हम भी मदद करेंगे कि आपको अप्रोप्रिएट लैंड मिले सभी फूड पार्क्स बनाने के लिए, और फार्मर्स का इंटीग्रेशन का काम भी जो है इस फूड पार्क के साथ हम ही करके देंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यूएसए और इजराइल ने यह भी कहा कि 300 मेगावाट का एक विंड और सोलर कैपेसिटी का पावर प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात में रखेंगे। लगभग $330 मिलियन का प्रोजेक्ट माना जा रहा है, तो इस पर अभी स्टडी की जा रही है। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इज ऑल्सो रिलेटेड विद शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो वाराणसी जो है एज ऑफ नो अब शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल जो है वो बनेगा, यानी कि हर साल जैसे जैसा प्रेसिडेंटशिप चेंज होती जाएगी, होस्ट कंट्री चेंज होते जाएगा, उसी तरीके से ये कल्चरल कैपिटल भी चेंज होता जाएगा। देखिए, लोगों को जो चीज जोड़ती है वो दरअसल कल्चर ही है। तो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी मेंबर्स आप देखते हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान, ये सभी हिस्टोरिकली अपने हिस्ट्री को शेयर करते हैं, कल्चर को शेयर करते हैं। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए ये इनिशिएटिव लिया गया था। तो वाराणसी जो है वो पहला इस तरीके का कैपिटल होगा, और नेक्स्ट ईयर जिस कंट्री के पास भी होस्टशिप जाएगी तो वहां के कंट्री का मोस्टली एक सिटी को चूज किया जा सकता है। और याद रखिएगा कि नेक्स्ट ईयर शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का चीफ जो है वो इंडिया ही बनेगा।
And next most important update on international level was 13th Petersburg Climate Dialogue begins in Berlin. तो बर्लिन जर्मनी में ये 13th एडिशन चल रहा था पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का। देखिए पिछले साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो था वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, लेकिन इस साल जो है वो आने वाले महीने में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 होगा। इजिप्ट होस्ट कर रहा है उसे, शर्म अल शेख। तो 7th और 18th नवंबर 2022 में ये होगा। तो दरअसल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट जो है वो पिछले कपल ऑफ ईयर्स से जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। यहाँ पर होता क्या है कि पॉलिटिकल जो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ पर इस बर्लिन के इस डायलॉग में आते हैं और डिस्कशन करते हैं कि आने वाला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में एजेंडा हमारा क्या क्या होगा। वहां पर किसी भी तरीके का पॉलिटिकल डेडलॉक ना हो, तो यहीं पर बैठ के ऑलरेडी डिस्कशंस किए जाते हैं। तो इजिप्ट और जर्मनी दोनों ने मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया हुआ है कि आने वाला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 हो वो सक्सेसफुली फुलफिल हो जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 भी रिलीज किया गया था। मैंने इस पर भी एक वीडियो फुल फ्लेज्ड बनाया हुआ है, एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा, मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। तो वहां पर जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और साउथ कोरिया ने टॉप 3 कंट्रीज जो है वो स्लॉट्स लिए हुए हैं कि दीज कंट्रीज पासपोर्ट्स आर एक्चुअली द मोस्ट पावरफुल वन। तो जापान फर्स्ट रैंक पर आया हुआ है। विथ जापान पासपोर्ट यू कैन इजीली एक्सेस 193 कंट्रीज, यानी कि ऑन अराइवल वीजा आपको 193 कंट्रीज में मिल जाएगा। और साउथ कोरिया और सिंगापुर का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो 192 कंट्रीज ऑन अराइवल वीजा आपको देंगे। तो रशिया को 50th रैंक यहाँ पर मिला हुआ है विच गिव्स एक्सेस टू 190 नेशंस। चाइना को 69th का रैंक दिया गया विच गिव्स एक्सेस टू 80 कंट्रीज। और इंडिया का पासपोर्ट 87th है, यानी कि इट गिव्स एक्सेस टू 70 कंट्रीज ओनली। तो दिस इज नॉट नियर द पावर ऑफ योर पासपोर्ट बट ऑल्सो योर डिप्लोमेटिक प्रेजेंस, कितना अच्छा आपका डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है पूरे दुनिया भर में। और अफगानिस्तान आखिरी आया हुआ था, वर्स्ट कंट्री माना जा रहा है। ओनली 27 कंट्रीज का एक्सेस मिलेगा बाय हैविंग पासपोर्ट ऑफ अफगानिस्तान। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ईरान ने भी अपनी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पिछले ही साल दरअसल किया हुआ था, दुशानबे समिट जब चल रहा था। तो इस साल अभी जो उज्बेकिस्तान में समरखंड का समिट होगा सितंबर के महीने में, तो वहां पर ईरान को फुल फ्लेज्ड मेंबरशिप दी जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बेलारूस ने भी इस साल रिक्वेस्ट किया हुआ है कि वो भी शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहता है। तो उसे यही कहा गया कि इंडिविजुअली भी सभी कंट्रीज के साथ नेगोशिएट उसे करना पड़ेगा। सभी कंट्रीज का यहाँ पर परमिशन लेनी जरूरी है, तभी जो है उसे शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप दिया जाएगा। तो एज ऑफ नाउ सभी मेंबर के कंसेंसस के लिए बेलारूस काम कर रहा है। तो नेक्स्ट ईयर तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईरान के साथ साथ बेलारूस भी एडमिट किया जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूएन और टर्की ने ये डील जो है वो ब्रोकर की हुई थी यूक्रेन और रशिया के बीच, खासकर सिंस यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था। तो यहाँ पर ब्लैक सी में लेकर जो है ज्यादातर ट्रांसिट आसानी से नहीं हो रहा था। बहुत ही क्रूशियल सा माना जाता है ब्लैक सी का एरिया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा तादाद में फूड ग्रेन्स, व्हीट वगैरह यहाँ पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किए जाते हैं। एंड सिंस वॉर चल रहा था तो ब्लॉकेड्स वहां पर सी पोर्ट्स वगैरह में हुए थे। तो अब उसे दोनों कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि उसे उठाएंगे और एक ग्लोबल फूड क्राइसिस का जो कैटास्ट्रोफे आने वाला था, अब उसे हमने पुश किया हुआ है। और यूक्रेन ने यही कहा कि जो हमारा ओडिशा का जो पोर्ट है बहुत ही क्रूशियल है, उस पर अगर रशिया अटैक नहीं करेगा तो हम आसानी से सभी व्हीट वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह मूव होने की इजाजत देंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जून के महीने में पहला हेल्थ इमरजेंसी मीटिंग रखी गई थी डब्ल्यूएचओ वालों की, और जुलाई के महीने में जुलाई 23 इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो उन्होंने सेकंड मीटिंग रखी हुई थी। और वहां पर यूनानिमसली डिसीजन यही लिया गया कि मंकी पॉक्स को जो है वो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की तरह अब वो डिक्लेयर करेंगे। तो हाईएस्ट केसेस अभी आहिस्ता से मंकी पॉक्स के भी आ रहे हैं। तो लगभग 16,000 केसेस 75 कंट्री से रिपोर्ट किए गए हैं और 5 डेथ्स ऑलरेडी आ चुके हुए हैं। और इंडिया में भी, केरला और दिल्ली में भी इसका आउटब्रेक हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी एज ऑफ नाउ दुनिया में 3 हेल्थ इमरजेंसीज चल रहे हैं, एक कोरोना वायरस पैंडेमिक का, दूसरा पोलियो को एरेडिकेट करने की मुहिम, और तीसरा मंकी पॉक्स का इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिसेंटली हमने ये भी देखा कि रशिया का स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो है रोस्कोसमॉस, उसने अनाउंस किया हुआ है कि बाय 2024 वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के प्रोजेक्ट से निकल जाएगा। सिंस 1998 रशिया, यूएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान, ये सभी मिलकर, कनाडा, सभी मिलकर जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को चला रहे थे। लेकिन अब जो कि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है और पूरा वेस्टर्न नेशन एंटी रशिया बन चुका हुआ है, तो वहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के प्रोग्राम से अब रशिया निकल जाएगा। और वहां पर न्यूली अपॉइंटेड जो चीफ यूरी बोरिसोव है, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को ब्रीफ अप किया हुआ था कि इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स क्या क्या होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी कहा गया कि रशिया खुद का एक ऑर्बिटल स्टेशन बनाएगा बिफोर 2024। अगर आपको याद हो तो चाइना ने भी इस तरीके का एक बनाना शुरू किया हुआ है। मोस्टली इस साल के एंड तक वो स्टार्ट भी करेंगे टियांगोंग स्पेस स्टेशन।
तो ये थे चंद इंपॉर्टेंट से टॉप इंटरनेशनल न्यूज जो आपको एसएसबी में बहुत ही मदद करेंगे। सो बिफोर यू लीव एक और बार आपको याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है एंड हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। सो बिफोर यू लीव दीज आर ऑल द कोर्सेस एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड वॉरियर 10 इज द कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। जय हिंद।